कुनलुन पर्वत पर हमारी देश की वैज्ञानिक टीम ने बड़ी संख्या में विदेशी सैनिकों को यहाँ डेरा डाले हुए पाया। उनके गार्ड बदलने के बीच के समय में विक्रम पहले ही उनके सुरक्षा क्षेत्र में छिप गया। जैसे ही गार्ड बदलने वाले विदेशी सैनिक वहाँ पहुंचे, विक्रम ने उन पर हमला कर दिया। विदेशी सैनिकों को खत्म करने के बाद विक्रम ने उनके कपड़े पहन लिए और स्नोई को इशारा किया। स्नोई भी समझ गया और नीचे भाग गया। विक्रम विदेशी हथियार लेकर आराम से उनके बेस के अंदर चला गया। पहरेदार ने सिर्फ एक नजर डाली और ध्यान नहीं दिया। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कोई और आ सकता है। विक्रम सबसे पहले दक्षिण पश्चिम कोने के टेंट में गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ हथियार और गोला बारूद भरा था, यानी उनका हथियार भंडार। अगर इन्हें उड़ा दिया जाए तो पूरा कैंप पल में खत्म हो सकता था, लेकिन ऐसा करने से उनकी सारी जानकारी भी नष्ट हो जाती, जो हमारे लिए बहुत कीमती थी। इसलिए विक्रम ने चुपचाप हत्या करने का फैसला किया। वह बाहर निकला और दीवार के सहारे दूसरे टेंट में घुसा। अंदर दो लोग थे, एक सफेद कोट में, शायद डॉक्टर, जो एक सैनिक के सिर पर पट्टी बांध रहा था। जैसे ही विक्रम अंदर गया, दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तुमने सुना? विक्रम बिना कुछ बोले पास गया और तुरंत दोनों को मार दिया। फिर वह तीसरे टेंट में गया। बीच में एक बड़ा मच्छर जैसा जीव था और पिंजरे में एक सफेद भेड़िया। राजा ने विक्रम को देख लिया। विक्रम बोला, स्नोवी, छोटा भेड़िया बाहर है। जब मैं कहूँ तब बाहर आना, आवाज मत करना, समझे? अगर समझे हो तो अपना पंजा उठाओ। भेड़िया राजा ने तुरंत पंजा उठा दिया। विक्रम चौंक गया। सच में ये भी स्नोवी की तरह इंसानों की भाषा समझते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ, फिर तुम स्नोवी के पास जाना। गोलियों की आवाज सुनकर मत रुकना, समझे? तो सिर हिलाओ। भेड़िया राजा ने सिर हिलाया। विक्रम ने पिंजरा खोल दिया और बाहर निकल गया। अब वह आखिरी टेंट की ओर बढ़ा। अंदर जाने से पहले ही आवाजें सुनाई दी। सीधे जाना खतरा हो सकता है। उसने कमर से ग्रेनेड निकाला और पूरी ताकत से दूसरी दिशा में फेंक दिया। धमाका हुआ और अंदर के 5 सैनिक बाहर देखने आए। विक्रम तुरंत अंदर घुस गया। अंदर एक आदमी सो रहा था। विक्रम ने बिना देर किए उसे मार दिया, फिर बाहर छिप गया। 2 सैनिक भागते हुए आए। विक्रम ने फिर ग्रेनेड फेंका। धमाके में दोनों मारे गए। अब बचे 12 लोग। अभी तक 8 मारे जा चुके थे। 3 टीम 15 लोग, सही बताया था। बाकी शायद सपोर्ट स्टाफ थे। विक्रम वापस गया, हथियार और गोलियां उठाई। फिर भेड़िया राजा के साथ बेस के बाहर आ गया। स्नोवी, तुम लोग छिप जाओ, मैं इन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ। स्नोवी और भेड़िए छिप गए। विक्रम ने अपने कपड़े बदले और अकेले दुश्मनों को लुभाकर माइनफील्ड की ओर ले गया। जल्दी ही 12 सैनिक उसके पीछे आ गए। जैसे ही वे विस्फोट क्षेत्र में पहुंचे, धड़ाम, एक के बाद एक धमाके। आवाज इतनी तेज थी कि विक्रम के कान भी हिल गए, लेकिन वह रुका नहीं, भागता रहा। फिर अपने पुराने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर पहुंचा। दूरबीन से देखा, 5 सैनिक बुरी तरह उड़ चुके थे। बाकी 7 डर के मारे कांप रहे थे। विक्रम ने निशाना लगाया, एक एक करके 7 गोलियां, 7 निशाने पर। लेकिन तभी एक गोली उसे भी लग गई। उसका शरीर घायल हो गया। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन साथियों का रास्ता साफ कर दिया, बस यही काफी है। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन विक्रम को पता नहीं था, स्नोवी और भेड़िया राजा दूर नहीं गए थे। उन्होंने सब देख लिया। स्नोवी तुरंत मदद लेने भागा। कुछ देर में वह शिव और टीम के पास पहुंचा। शिव हैरान था, स्नोवी वापस कैसे आ गया? उसकी आंखों में आंसू देखकर शिव समझ गया, कुछ गड़बड़ है। विक्रम कहाँ है? एक साथी बोला, वह बदला लेने गया था, मैंने रोका नहीं। सब चौंक गए। शिव बिना रुके दुश्मन बेस की ओर दौड़ा। बाकी सब पीछे पीछे। इस बीच भेड़िया राजा विक्रम के पास लौट आया। उसके मुंह में मशरूम जैसा कुछ था। उसने विक्रम के सिर पर थपथपाया। विक्रम झाग गया। मारना है क्या मुझे? ये क्या है? भेड़िया राजा ने मशरूम उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही विक्रम ने खाया, उसके शरीर का दर्द खत्म हो गया। हड्डियों से आवाज आने लगी और फिर वह फिर से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद शिव और टीम पहुंचे। स्नोवी उन्हें रास्ता दिखा रहा था। आखिरकार उन्होंने विक्रम और भेड़िया राजा को देखा। शिव दौड़ा, जांच की, सिर्फ सो रहा है, खतरा नहीं है। सबने राहत की सांस ली। रवि और दुबे ने कहा, चलो उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर देखते हैं। वहां पहुंचकर सब चौंक गए। बाहर दर्जनों लाशें थी। पूरा बेस खाली था, कोई जिंदा नहीं। ये सब विक्रम ने अकेले किया। सब एक दूसरे को देखने लगे और दिल में सिर्फ एक ही बात थी, कुनलुन पर्वत पर हमारी देश की वैज्ञानिक टीम ने एक विदेशी सेना को हमारे देश के अज्ञात जीवों की जांच करते हुए पाया और उनका हमारी टीम के साथ भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार विदेशी पूरी टीम नष्ट हो गई, लेकिन टीम के कप्तान विक्रम को गोली लगी और वह बेहोश हो गया। तुम कह रहे हो कि विक्रम ने अकेले पूरे विदेशी बेस को खत्म कर दिया? निशानों को देखकर तो यही लगता है, लेकिन असल में क्या हुआ ये तो उसके जागने के बाद ही पता चलेगा। अभी बातें मत करो, विक्रम को मेडिकल रूम में ले चलो। हमने यहाँ जांच करते समय एक मेडिकल रूम पाया था। जल्दी इलाज करो, बाहर अभी भी खतरा हो सकता है। सबने सिर हिलाया और विक्रम को उठाकर मेडिकल रूम में ले गए। कैसा है कप्तान? उसे कोई चोट नहीं है, बस सो रहा है। मैं पहले ही उसका पूरा चेकअप कर चुका हूँ, यहाँ तक कि खरोंच तक नहीं है। सब हैरान रह गए। रवि ने घबराकर पूछा, बिना चोट के कोई ऐसे कैसे सो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। बाकी लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। विक्रम ऐसा इंसान नहीं है जिसने अकेले एक पूरा बेस खत्म कर दिया। वो बाहर माइनफील्ड के पास जाकर सो जाएगा? ये बात कोई भी नहीं मानेगा। शिव ने सबके चेहरे देखे, वो भी समझ नहीं पा रहा था। अब रात हो रही है, चलो बाहर चलते हैं, विक्रम को आराम करने देते हैं। जैसे ही सब बाहर आए, सफेद भेड़िया राजा और स्नोवी उनके पास आए। सब समझ गए स्नोवी को अब अपने परिवार के साथ जाना होगा। कुछ ही दिनों में वो सबका साथी बन चुका था। खासकर जब वह मदद लाने वापस आया था, सब उसे जाते हुए देखते रहे। दिल भारी था। स्नोवी के जाने के बाद सबको याद आया, उसे आए हुए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन विक्रम अब तक नहीं जागा। उन्होंने बार बार चेकअप किया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। क्या हुआ? कप्तान अभी तक नहीं जागा? मैंने कई बार जांच की है, लेकिन उसके शरीर में कोई समस्या नहीं मिल रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेबस होकर सब खड़े थे। शिव भी घबराकर रोने लगा। तभी अचानक, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? एक जाने
जानी पहचानी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, विक्रम खड़ा था। शिव, तुम तो कमाल हो, मुझे पता भी नहीं चला और तुमने मुझे ठीक कर दिया। शिव हैरान, जब चोट ही नहीं थी तो इलाज क्या करता? तुम कहीं नींद में तो नहीं बहक गए? विक्रम सोच में पड़ गया। उसे याद आया, उसे गोली लगी थी, उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। फिर भेड़िया राजा ने उसे मशरूम खिलाया। विक्रम ने नीचे देखा, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, निशान तक नहीं। वो स्तब्ध रह गया। तभी प्रिया उसके पास आई और उसे हल्के से छुआ। विक्रम होश में आया। क्या कोई ऐसी दवा है जो गोली के घाव को एक दिन में ठीक कर दे, वो भी बिना निशान छोड़े? प्रिया हंसते हुए बोली, अगर ऐसी दवा होती तो दुनिया बदल जाती। सी सेक्शन वाली महिलाएं भी लाइन लगा देती। फिर उसने मजाक में पूछा, क्यों? अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए पूछ रहे हो? विक्रम गंभीर हो गया। नहीं, मुझे सच में गोली लगी थी। सब चौंक गए। क्या सच में? हमने तुम्हारा कई बार चेकअप किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। विक्रम बोला, मुझे भी अजीब लग रहा है। एक्सप्लेन्स, गोली लगने के बाद मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म होने वाली है। फिर भेड़िया राजा आया, उसने मुझे मशरूम खिलाया। फिर मैं बेहोश हो गया। बाकी तुम लोग जानते ही हो। तुम्हें उस मशरूम का आकार याद है? डॉ मिश्रा ने उत्साहित होकर पूछा। बताओ, मैं उसे ड्रॉ करूंगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च बन सकता है। विक्रम बोला, सामान्य मशरूम जैसा था, बस रंग थोड़ा अलग था, गहरा लाल, और स्वाद खट्टा मीठा और तेज पुदीने जैसा, और शरीर में अजीब सी आवाजें आ रही थी। डॉ मिश्रा निराश हो गए। इतना ही? फिर बोले, तुम्हारा दिमाग उस समय काम कर रहा था? हाँ, मैं सब समझ रहा था लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तो ये नर्व डैमेज था, लेकिन इतना जल्दी ठीक होना ये नामुमकिन है। तो ये उसी मशरूम का असर है। अभी ये कैसा मशरूम है जो गोली का घाव भी ठीक कर दे? सब चुप हो गए। ये तो दुनिया बदल देने वाली चीज है। अगर ये सच है तो ये हर दवा से ज्यादा कीमती है। ये मशरूम भेड़िया राजा लाया था। अगर हमें ये चाहिए तो हमें उसी तक जाना होगा। अगर हम इसे देश में ले आए तो मेडिकल साइंस में क्रांति आ जाएगी। सबकी आंखें चमक उठी। क्रांति नहीं, ये तो पूरी दुनिया बदल देगा। ये साबित करता है कि हमारी आयुर्वेद और जड़ी बूटियां कितनी शक्तिशाली हैं। शायद हम ही उन्हें समझ नहीं पाए। ये आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती दे सकता है। छोड़ो ये सब। भेड़िया राजा और स्नोवी कहाँ हैं? तुम्हें लाने के बाद वो दोनों चले गए, अब तक वापस नहीं आए। एन, अगर हमें भेड़िया राजा मिल जाए तो हम मशरूम भी ढूंढ सकते हैं। क्या ये मशरूम मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है? जैसे ही ये बात कही गई, सब सन्न रह गए, क्योंकि अजय की मौत सबके दिल में अब भी जिंदा थी। यह वैज्ञानिक नहीं है। अब जो हो रहा है वह भी वैज्ञानिक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए। इतिहास कप्तान, आप शांत हो जाइए। मरने वाला वापस नहीं आता। अजय की शहादत आपकी गलती नहीं है। जब हम टीम में शामिल हुए थे तभी हमने वादा किया था कि हम बलिदान से नहीं डरेंगे। माफ करना, अभी मैं थोड़ा भावुक हो गया था। तुम सब डर गए होंगे। इतना कहकर उन्होंने वहीं एक रात रुकने का फैसला किया। अगले दिन आगे बढ़ने के लिए विक्रम पहली पहरेदारी पर था। कुछ प्रोफेसर टेंट के अंदर डेटा व्यवस्थित कर रहे थे, मुख्य रूप से यह देखने के लिए कि ये विदेशी कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। तभी रवि विक्रम के पास आया। कप्तान, आप ठीक हैं? क्या सोच रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बस यह सोच रहा हूँ कि एक मशरूम का असर इतना कैसे हो सकता है। अगर अजय को भी समय पर वह मशरूम मिल जाता तो शायद वह शहीद नहीं होता। ठीक है, अजय की शहादत से सब दुखी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो बात अलग होती। वैसे क्या तुम्हें उनका संपर्क उपकरण मिला नहीं? सिर्फ एक हाई पावर बेस स्टेशन था जो अलग अलग टीमों के बीच संचार के लिए था। बाहरी संपर्क का कोई साधन नहीं मिला। यह अजीब है। फिर उनकी सप्लाई कैसे चल रही थी? इतने बड़े हथियार भंडार के बावजूद मैंने अंदर घुसते समय खाना नहीं देखा। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं? उनके पास लगभग 5 दिन का ही राशन था, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब उनका खाना कहीं और रखा गया है। लेकिन इतना मजबूत बेस होते हुए खाना बाहर क्यों रखेंगे? ये सही नहीं लगता। या तो उनका खाना खत्म हो गया है या उनकी सप्लाई टीम आने वाली है। ओह नहीं, जल्दी प्रोफेसरों को बताओ, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वापस टेंट में जाकर विक्रम ने सभी को तेजी से स्थिति समझाई। सभी सहमत हो गए। ठीक है, सब लोग हथियार भंडार में जाओ। जरूरी गोला बारूद साथ लो। जो नहीं ले जा सकते उसे उड़ा दो। उड़ा दे। इतना हथियार बर्बाद करना ठीक नहीं है। हाँ, अगर बाहर स्थिति खराब हुई तो यही काम आएंगे। पिछली लड़ाइयों के बाद गोला बारूद कम था। अंत में विक्रम ने फैसला किया कि हथियारों को बाहर छुपाया जाएगा। इसके बाद सभी हथियार भंडार से गोला बारूद निकालने लगे। शिव ऊंचाई पर निगरानी कर रहा था ताकि सप्लाई टीम अचानक न आ जाए। तभी विक्रम में अजीब बदलाव दिखा। कप्तान, जरा रुकिए, आपकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? आप हमसे ज्यादा वजन उठा रहे हैं और ज्यादा चक्कर भी लगा रहे हैं। मैंने आपके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन यह तो हद है। हाँ कप्तान, हम आधे घंटे से उठा रहे हैं, सब थक गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं थके। क्या आप पहले भी ऐसे थे? विक्रम को भी अजीब लगा। पहले उसकी ताकत सामान्य सैनिक से ज्यादा थी, लेकिन इतनी नहीं कि इतना काम करने पर भी एक बूंद पसीना न आए। अगर तुम सब थक गए हो तो आराम करो, मैं जारी रखता हूँ। इतना कहकर वह फिर से उठाने लगा। 2 घंटे बाद उसने अकेले पूरा हथियार भंडार खाली कर दिया। अब यह साफ था कि कुछ गड़बड़ है। सबने एक ही खाना खाया था, तो फर्क सिर्फ उस मशरूम का हो सकता है। हथियार छुपाने के बाद विक्रम टीम को लेकर नक्शे के अनुसार आगे बढ़ा। एक दिन की यात्रा के बाद वे बाहर निकलने के करीब पहुंच गए। समय के हिसाब से वे मिलन बिंदु पर पहुंच चुके थे और शायद बाहर की टीम उन्हें ढूंढ रही थी। इस समय बाहर सेना मुख्यालय में संपर्क टूटने के कारण कर्नल शर्मा गुस्से में थे। तुम लोग कर क्या रहे हो? इतने दिन हो गए, कोई सुराग नहीं। 10 किलोमीटर क्षेत्र छान लिया। कई स्काउट्स को ऊंचाई की बीमारी हो गई, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। बहाने मत बनाओ। एक दिन भी संपर्क न होना हमारी विफलता है। मुझे तरीका नहीं, परिणाम चाहिए। आदेश मिलने के बाद कंपनी कमांडर उदास होकर बाहर निकला। उसने लगभग पूरा क्षेत्र छान लिया था। सिर्फ बर्फ थी, कुछ भी नहीं सर। एक स्काउट
लापता हो गया। कब कहां? चौथे क्षेत्र में एक टीम भेजी गई है। कंपनी कमांडर तुरंत मुख्यालय पहुंचा। मिला नहीं, सिर्फ एक स्काउट गायब है। क्या कर रहे हो तुम लोग? टीम नहीं मिली, ऊपर से अपने एक लोग भी गायब। तुरंत सर्च टीम भेजो, सावधानी से, अगर कोई फंसा हो तो तुरंत बचाओ। इस बीच विक्रम की टीम बाहर निकलने के करीब थी। उन्होंने बाहर विदेशी सैनिकों को देखा। जैसा हमने सोचा था, बाहर निगरानी है। कप्तान क्या करें, वे बहुत ज्यादा हैं। पहले उन्हें जाने देते हैं, लेकिन इतने लोग हमारे देश में कैसे घुसे? जब वे आगे बढ़ गए, विक्रम टीम को लेकर गुफा के मुहाने पर पहुंचा। तभी एक विदेशी अंदर आ रहा था। हम पकड़े गए। प्रोफेसर पीछे रहो। रवि आगे रास्ता साफ करो, मैं पीछे रहूंगा ताकि हम घिर न जाएं। मैं भी रुकता हूं। तभी गोली की आवाज गुफा के अंदर गूंजी। इस बीच अजय और कुछ प्रोफेसर बाहर निकल चुके थे। विक्रम और शिव भी पीछे पहुंचे। तभी एक गोली अंदर आई। नीचे झुको, यह 12.7 मिमी स्नाइपर बुलेट है। कप्तान क्या हो रहा है? स्नाइपर है, सिर मत उठाना। रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करो। शिव धीरे पीछे कवर में जाओ, उठना मत। कुनलुन पर्वत पर हमारे देश की वैज्ञानिक टीम ने भूमिगत गुफा में बड़ी संख्या में विदेशी सैनिकों को पाया। जब वे बाहर निकलकर मुख्य दल से मिलने जा रहे थे, तभी गुफा के मुहाने पर हमला हो गया। नीचे झुको कप्तान, क्या स्थिति है? स्नाइपर है, तुम लोग सिर मत उठाना। देखो, क्या रेडियो से मुख्य दल से संपर्क हो सकता है? सहायता मांगो। शिव धीरे धीरे पीछे कवर में सरक जाओ, बिल्कुल मत उठना। कप्तान, अभी भी मुख्य दल से संपर्क नहीं हो पा रहा। तुम उन्हें लेकर गुफा के मुहाने से दूर जाओ और जितनी जल्दी हो सके मुख्य दल से संपर्क करो, सहायता बुलाओ। समझ गया कप्तान, तुम दोनों सावधान रहना। रवि और बाकी लोग कैसे हैं? जब रवि लोग बाहर निकले तब वे सुरक्षित थे। स्नाइपर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। अब हम क्या करें? गुफा के अंदर के दुश्मन गोली की आवाज सुनकर इधर आ रहे होंगे। मैं अभी धुआं बम से गुफा का मुहाना ढक दूंगा। स्नाइपर देख नहीं पाएगा, शायद अंधाधुंध फायर करेगा। उसी समय जब वह रिलोड करेगा, हम बाहर भागेंगे। तुम मेरे पीछे रहना। विक्रम काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन स्नाइपर ने गोली नहीं चलाई। उसने सोचा स्नाइपर अपनी जगह उजागर होने से डर रहा है। तभी एक आवाज ने दोनों का भ्रम तोड़ दिया। यह आरपीजी है, सावधान। बात खत्म होते ही गुफा के मुहाने पर एक रॉकेट दागा गया। धुआं छंटने के बाद गुफा का मुहाना हिमस्खलन से पूरी तरह बंद हो चुका था। मुहाना बंद हो गया। रवि डॉ दुबे, क्या जवाब मिला? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। क्या वे मारे गए होंगे? शायद सिर्फ सिग्नल कट गया है। चिंता मत करो, वे ठीक होंगे। हमें जल्दी बाहर निकलने का रास्ता सोचना होगा। अब अगर मुहाना खुला भी होता तो बाहर स्नाइपर होने की वजह से निकलना मुश्किल था। पहले बेस पर वापस चलते हैं। छिपकर मदद का इंतजार करेंगे। अगर वे आए तो हम घात लगाकर हमला करेंगे। अभी भी थोड़ा मौका है। ठीक है। इतना कहकर दोनों पहले से छिपाए हुए हथियार लेने लौट गए। यह स्नोवी की आवाज है। शायद हमें योजना बदलनी चाहिए। अब सर आइडिया आख्तर और स्नोवी को ढूंढना चाहिए। हो सकता है वह हमें कोई रास्ता दिखा दे। विक्रम ने सहमति जताई, क्योंकि स्नोवी इस इलाके को अच्छी तरह जानता था। गुफा के अंदर रास्ता खराब था, इसलिए दोनों 2 दिन तक चलते रहे, लेकिन स्नोवी नहीं मिला। इस दौरान पहाड़ पर रवि और बाकी 4 लोग और लापता स्काउट को मुख्य दल की खोज टीम ने बचा लिया। हालांकि वे बेहोश थे सर। चौथे क्षेत्र की तलाशी पूरी हो गई, लेकिन कोई और नहीं मिला। क्या आगे भी तलाश जारी रखें? जारी रखो। जिंदा मिले या शव, दोनों चाहिए। जी रवि, तुम झाग गए। क्या हुआ था? तुम 4 ही क्यों मिले? बाकी लोग कहाँ हैं? अजय शहीद हो गया। कप्तान, विक्रम और शिव अभी भी गुफा में फंसे हैं। अजय की शहादत की खबर सुनकर कर्नल शर्मा का चेहरा दुख से भर गया। गुफा का मुहाना कहाँ है? तुम लोग कैसे निकले? जहां हमें पाया गया उसी जगह के नीचे। हमने बाहर निकलते समय दुश्मनों का सामना किया। गुफा में और भी दुश्मन हैं। कप्तान ने हमें बचाने के लिए पीछे रुककर कवर किया, इसलिए वह और शिव अंदर फंस गए। तुम कह रहे हो अंदर और विदेशी हैं? रवि ने विक्रम के अकेले दुश्मन, बेस में घुसने और फिर बाहर सप्लाई टीम से लड़ाई तक की पूरी कहानी कर्नल शर्मा को बताई। यह सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में सुसज्जित विदेशी सैनिकों का होना, अब यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर था। सारे दस्तावेज और फोटो डॉ दुबे के बैग में है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी उन्हीं के पास है। तुम आराम करो, मैं ऊपर रिपोर्ट करता हूँ। कर्नल ने पूरी स्थिति अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई। आदेश मिला, इन सशस्त्र घुसपैठियों का रास्ता हर हाल में रोकना है। उन्हें भागने नहीं देना है। अगर संभव हो तो पकड़ो, नहीं तो मार गिराओ। एक भी नहीं बचना चाहिए। और वैज्ञानिक टीम द्वारा लाई गई सारी जानकारी तुरंत मुख्यालय भेजो। जी सर, चिंता मत करें। इस समय मेडिकल रूम में सभी होश में आ चुके थे। वे सभी मिलकर कर्नल को रिपोर्ट देने पहुंचे। चौथे क्षेत्र में लापता स्काउट ने बताया कि वह हिमस्खलन में बेहोश हो गया था। उसने धमाके की आवाज सुनी थी और देखने जा रहा था। तभी उसने कुछ लोगों को पहाड़ी की तरफ भागते देखा। फिर भारी हिमस्खलन ने पूरी जगह ढक दी। दुश्मन के पास प्रोफेशनल स्नाइपर था। हमारे कमांडर ने धुआं बनाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने आरपीजी दाग दिया, जिससे हिमस्खलन हुआ। अब पता नहीं कमांडर कैसे हैं। वे ठीक होंगे। मैं अपने भाई को जानता हूँ। उसने पहले भी शांति मिशन में अकेले आतंकियों के अड्डे में घुसकर 30 लोगों को खत्म किया था और सुरक्षित वापस आया था। चिंता मत करो, हम कब उन्हें बचाने जाएंगे। अब वहाँ का पूरा भूगोल बदल गया है। हमारे पास उपकरण नहीं है, लेकिन खुदाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही रास्ता बनेगा हम तुरंत अंदर जाएंगे। तुम लोग आराम करो, मैं चौथे क्षेत्र का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। इस तो नाम को देख सकता है। समय गुफा के अंदर विक्रम एक अजीब सी आवाज से जाग गया। वह आवाज की दिशा में गया। यह देखकर वह लगभग चिल्ला पड़ा। एक विशाल कनखजूरा गुफा में लिपटा हुआ था। शिव, क्या तुम सुन रहे हो? क्या हुआ? तुम कहाँ हो? तुम तुरंत वहाँ से निकलो। बाहर आकर मेरा इंतजार करो। यहाँ एक विशाल कनखजूरा है। शिव बिना एक पल गंवाए गुफा से बाहर निकल गया। तभी विक्रम निकलने ही वाला था कि उससे आवाज हो गई। कनखजूरा तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। विक्रम तेजी से बाहर भागा। शिव, मैं बाहर आ गया। अब क्या करें? भूमिगत नदी की तरफ भागो। नदी की तरफ। यह कनखजूरा मेरा पीछा कर रहा है। अगर मुझे सही याद है तो यह
पानी से डरता है। क्या विक्रम इस खतरनाक हालत से बच पाएगा या कहानी में आने वाला है कोई और बड़ा ट्विस्ट? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 7 में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ दिनों से देख रहा हूँ हमारी वीडियो को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो यार। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।